साथियों नमस्कार। आप जानते हैं कि हम जम्मू कश्मीर एसएसबी के जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो हम लोग रेगुलरली लेकर के आ रहे हैं। उसका एक वीडियो मैंने इससे प्रीवियसली बना दिया, ये सेकंड वीडियो हमारा है। और आगे भी जो पूरा टॉपिक है, टोटल टॉपिक्स हमारे 27 में डिवाइड है, तो 27 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के एक टॉपिक, और वो टॉपिक जो है वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स। वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब ये वाला जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट में भी है, ये जेकेएसएसबी के फील्ड असिस्टेंट एग्जाम में भी है, ये जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के अंदर भी हर स्टेट के अंदर पूछा जाता है। और एनवायरनमेंट के जितने भी और एसएसबी के एग्ज़ाम अगर हों और हमारा आईएफएस हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, सब में ये कॉमन है। और आप जानते हो कि 2024 तक टोटल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 से लेकर के 29 तक हो चुकी है। तो ये इतनी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन आना संभावित है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है 100%, है ना। और हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 1 से लेके 29 तक के सारे कोप के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो नीचे लिखे हुए टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ जा कर के आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हो सेपरेटली भी। और वहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चंस जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिले, एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देख लो और फिर रिवीजन के लिए वहाँ से क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। अब कोप 1 से लेकर के कोप 29 की बात हो रही है, 29 की। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लेंगे कोप 1 का। अब ये क्वेश्चन है, विच कोप इंट्रोड्यूस्ड द बर्लिन मैंडेट। तो सबसे पहली बात तो जो बर्लिन में कोप हुआ है वो हुआ है कोप 1। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में, कोप 1, कोप 3, कोप 7, कोप 15। इन 4 ऑप्शंस में से ऑब्वियस सी बात है आंसर होगा हमारा कोप 1। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ ले। विच कोप इंट्रोड्यूस द बर्लिन मैंडेट फोकसिंग ऑन डेवलप्ड कंट्रीज रिड्यूसिंग एमिशन। तो बर्लिन मैंडेट क्या है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी पता पड़ जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट के साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट ऐड हो गया कि जो बर्लिन मैंडेट जो कि कोप 1 में हुआ है, कोप 1 सबसे पहले तो कोप क्या चीज है। तो रियो डी जनेरियो में जो रियो अर्थ समिट हुई है, कब हुई है? 1992 में। उसका एक आउटकम है, उस आउटकम का नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो हमारा UNFCCC है, इसकी जितनी भी मीटिंग होती है उन मीटिंग्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कोप। ये जो कोप है इसका फर्स्ट कोप हुआ था 1995 के अंदर। ये 1995 के अंदर कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। इस बर्लिन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट बने उसी को हम लोग बोलते हैं बर्लिन मैंडेट। इस बर्लिन मैंडेट में ये बताया गया कि जो भी एमिशन हुआ है, एमिशन का मतलब
जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर औद्योगिक क्रांति की वजह से इस पूरी दुनिया के अंदर जितना भी पोल्यूशन फैला, उस पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उस क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? वो डेवलप्ड कंट्रीज ही लेंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज रिड्यूसिंग एमिशन, एमिशन को और क्या करेंगे, वो कम करेंगे। ये बर्लिन मैंडेट की बात थी। कौन से कॉप की बात है? कॉप 1 की। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बर्लिन मैंडेट कब हुआ? 1995 में, 1995 के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे कि कोई पोल्यूशन ना फैले, क्लीन डेवलपमेंट, ऐसा मैकेनिज्म कौन से कोप में इंट्रोड्यूस हुआ? तो वो कोप है हमारा कोप 3। अब आपको बता दूं मैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग्स है वो हर साल होती है। 1995 से शुरू हुई और 2024 आ गया। यहां तक टोटल 29 कोप हो चुकी है। इसमें एक 2020 का साल स्किप हो गया था ड्यू टू कोविड की वजह से स्किप हो गया, बाकी हर साल होती है। तो अगर 1995 के बाद में कोप 1 था 1995 में, उससे कोप 3 गिना जाए तो कोप 3 का ईयर आ जाएगा 1997। तो 1997 के अंदर आपको याद होना चाहिए कि ये कोटो प्रोटोकॉल का आंसर होगा। तो कोटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या बोला गया था? तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म दिया गया था। कब दिया गया था? कोटो प्रोटोकॉल कोप 3 में। इसके अंदर टू अलाउ डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये बोला गया कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जितना भी एमिशन हो रहा है उसको कम करने वाले जितने प्रोजेक्ट हैं उन सबको फंड करना होगा। किसको? डेवलप्ड कंट्रीज को फंड करना होगा। इसकी बात आगे जाकर के 2010 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, उसकी बात करेंगे। पर कोप 3 के अंदर ये बोला गया कि वहां जितना भी प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें आप इन्वेस्ट करो, डेवलप्ड कंट्रीज को बोला। ठीक है, तो कोप 1 इंपॉर्टेंट हो गया और कोप 3 इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो है कोप 13 से संबंधित। इससे पहले एक हुआ है कोप 8, एक हुआ है कोप 4, एक हुआ है कोप 10। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताना कि कोप 8 क्यों इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और कोप और 4 और कोप 10 के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। कमेंट करोगे, मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाने में, एकदम से मोटिवेशन मिलता है और पता रहता है कि कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। कल एक क्वेश्चन हमारा संबंधित था एनजीटी से, और एनजीटी से संबंधित क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एनजीटी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उसमें मेनली चेयरपर्सन की बात है, तो चेयरपर्सन की क्या योग्यताएं होती है। तो चेयरपर्सन की योग्यताओं की अगर हम लोग बात करें तो चेयरपर्सन की योग्यताओं का यहाँ हमारे को देखने को मिलता है। देखो एक चीज़ है, तो चेयरपर्सन की योग्यताओं की बात करी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि उनका क्या टेन्योर का क्वेश्चन था। तो टेन्योर के क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट नंबर 7 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि चेयरपर्सन को 5 साल, ज्वाइनिंग से 5 साल, तो वो तो उसका ड्यूरेशन हो गया। उसके अलावा वो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है तो उसको 70 वर्ष का
ये देखो, अटेन द एज ऑफ 70 ईयर, 70 वर्ष का उसको क्या है, रिबेट है कि या तो 5 साल पहले हो जाए या 70 वर्ष पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, फिर अपना रिटायरमेंट ले लेना पड़ेगा। और अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो 65 ईयर उसकी एज होगी, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। अब यहां पर ये मैंने आपको बताया, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 में थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि कोप 13 इन बाली इंट्रोड्यूस विच सिग्निफिकेंट रोड मैप फॉर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। एक्चुअली हो क्या रहा था कि कोप 1 में ये इनिशिएशन स्टार्ट हुई थी भी डेवलप्ड कंट्रीज रेस्पॉन्सिबल है धुआं फैलाने के लिए, यूं बोले एमिशन फैलाने के लिए। तो कोप 3 के अंदर, कोटो के अंदर प्रोटोकॉल बना। अब क्या हो रहा है कि कोप 13 आ चुका है, 13 साल तक डेवलप्ड कंट्रीज बात ही नहीं मान रही है। तो जो हमारा बाली में ये कोप 13 हुआ था, उसके अंदर ये बात हुई कि अगर ये नहीं मान रही तो हमें कोटो प्रोटोकॉल को बदल करके कुछ नया स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। उस नई स्ट्रेटजी का नाम क्या है वो बोल रहा है, कोटो प्रोटोकॉल रोड मैप, बाली एक्शन प्लान, दोहा फ्रेमवर्क या पेरिस अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। तो आंसर हो जाएगा इसका, बाली में हुआ है तो बाली एक्शन प्लान। तो कोप 13 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कौन कौन से कोप इंपॉर्टेंट हो गए? कोप 1, कोप 3, 4, 8, 10 और 13, ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए। कहाँ कहाँ हुए हैं ये भी सारे याद रखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, ये देख लो, बाली एक्शन प्लान फ्रॉम कोप 13 इन 2007 आउटलाइंड स्टेप फॉर फ्यूचर क्लाइमेट नेगोशिएशन इंक्लूडिंग मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आ जाएंगे नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया के लिए है ना, कि सबके लिए कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किस चीज की कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो आपको पता ही है, पर्यावरण को बचाने की। तो ये बोल रहा है कि कौन से फ्रेम फर्स्ट फॉर्मलाइज्ड इन विच कोप रिलेटेड फ्रेमवर्क, कोप से संबंधित किस फ्रेमवर्क में सबसे पहले CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई, है ना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट 1992 का ही एक पार्ट है, वो मैंने बताया UNFCCC, इसी की मीटिंग को बोलते हैं क्या? कोप। तो ये मेन फ्रेमवर्क है जिसके अंदर CBDR की बात की गई थी। देखेंगे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड एट कोप 21। फिर से बात करेंगे, कोप 1 इंपॉर्टेंट है ना, 3 इंपॉर्टेंट है, कोप 4, 8, 10, 13 सभी के कहाँ कहाँ हुए वो सब याद होनी चाहिए, और क्या क्या बात हुई वो याद होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है 20 और 21। 20 की भी बात करेंगे, पहले 21 की बात कर लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट के नाम को कोप 21 बोला जाता है।
कोप 21 कब हुआ? कोप 21 हुआ है 2015 के अंदर। अब नाम से पता पड़ रहा है पेरिस एग्रीमेंट है। तो इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या लिमिटेशन रखी गई? एम्ड टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो दैट थ्रेशोल्ड, कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, उसको किस सीमा तक रोका जा सकता है कि इतना हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर, इसकी थ्रेशोल्ड है कितनी? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। पर इस एग्रीमेंट के अंदर ये भी बात की गई थी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए। पर इसके अंदर नया टारगेट सेट किया गया, फिर कितना? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कि भाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा? कई सारे देशों में बाढ़ आ जाएगी। टेम्परेचर राइज होने से कई सारे देशों में सूखा पड़ जाएगा। तो उस टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करके कितना किया गया? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट है हमारा दोहा अमेंडमेंट। द विच कोप सो द अडॉप्शन ऑफ दोहा अमेंडमेंट एक्सटेंडिंग द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने के लिए दोहा अमेंडमेंट हुआ, वो कौन से कोप में हुआ? ऑप्शन है हमारे पास में कोप 16, 17, 18 या 19। तो आंसर तो होगा हमारा कोप 18। कोप 18 कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल कमिटमेंट्स बियॉन्ड 2012 होगा। अब आपको भी बताया मैंने कि कोप 1, कोप 3, 4 और कौन कौन से कोप हैं? कोप 8, 10, फिर आ गया कोप 13, फिर 20 और 21 बोला मैंने। इसके अलावा कोप 18 भी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने बताया कि 21 हुआ था 2015 के अंदर, तो ये हो जाएगा 2014 के अंदर। फिर 19 होगा 2013 में, तो ये दोहा वाला कब होगा? 2012 के अंदर। तो दोहा, कतर के अंदर कोप 18 हुआ था 2012 में, जो क्योटो प्रोटोकॉल के कमिटमेंट्स को एक्सटेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कोप 24 कैटोविस में फोकस्ड ऑन फाइनलाइजिंग विच क्रिटिकल क्लाइमेट डॉक्यूमेंट। तो कोप 24 तो काफी लेटेस्ट है। एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट जो है कोप 21, उसको देशों ने माना ही नहीं, उसकी राह पर चले ही नहीं। जो उसके अंदर बात हुई थी टेम्परेचर को कम करने की, अपने एमिशंस को कम करने की, इवन आज कोप 29 हो चुका है, वो भी एक तरह से फेलियर है। तो उसकी बात, जो पेरिस एग्रीमेंट है, उसकी बात मानी नहीं जा रही थी। तो कोप 24 जो हुआ है कैटोवाइस में, उसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित ही बात हुई थी कि उसको फाइनलाइज किया जाए, उसकी शर्तों को। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है कोप 24 इन कैटोवाइस फोकस्ड ऑन फाइनलाइजिंग विच क्रिटिकल क्लाइमेट डॉक्यूमेंट। तो आंसर होगा पेरिस एग्रीमेंट की रूल बुक को फाइनलाइज करने का। वापस बता रहा हूं मैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल की जो शर्तें थी वो मानी नहीं जा रही थी। तो उसके बाद में बाली रोड मैप आया, बाली रोड मैप से भी कुछ नहीं हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल की शर्तों को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद में जब ये भी सफल नहीं हो रहे थे, तो सबको मिला करके बात की गई, अब तो कुछ फैसला करना पड़ेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को कम करना है। तो उसके लिए आया हमारा कौन सा? पेरिस एग्रीमेंट।
पेरिस एग्रीमेंट की शर्तों को फाइनलाइज करा है कोप 24 में 2018 के अंदर जाकर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच की इशू डोमिनेटेड कोप 25 मैड्रिड स्पेन। वापस से कोप 1 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 10, 13, फिर उसके बाद 16, 20, 21, उसके बाद में आ गया 24, फिर आ गया 25। ये कहाँ हुआ है? मैड्रिड स्पेन के अंदर। ये कैटोवाइस के अंदर हुआ, फिर ये पेरिस के अंदर, फिर यहाँ अभी देखो अभी आ रहा है कोप 20, उसकी भी बात करेंगे, पहले से बताने का मतलब नहीं। तो ये बोल रहा है विच की इश्यूज डोमिनेटेड कोप 25 इन मैड्रिड स्पेन। तो कोप 25 इन मैड्रिड स्पेन में कौन सा की इशू लिया गया? तो हमारे पास में यहाँ ऑप्शंस है ग्लोबल कार्बन मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी और मराइन कंजर्वेशन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट की इशू है दैट इज ग्लोबल कार्बन मार्केट। ग्लोबल कार्बन मार्केट की बात करता है कौन? कोप 25। हालांकि ये भी एक तरह से फेल हो गया था, पर फिर भी इसका जो मेन की इशू है वो क्या है हमारा, जो मैंने बताया ग्लोबल कार्बन मार्केट। ठीक है, ग्लोबल कार्बन मार्केट एंड आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट वर सेंट्रल टू डिस्कशन ऑफ कोप 25। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। जो आपका जम्मू कश्मीर एसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जम्मू कश्मीर एसएसबी की तैयारी के ये सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से आपको वीडियो बना करके समझा रखे हैं। उसके लिए करना ये होगा कि आपको सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट तैयारी का कोर्स भी चल रहा है और उसके साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है। तो आप सॉल्यूशन एकेडमी की प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बोल रहा है कौन सा फर्स्ट कोप है टू एड्रेस लॉस एंड डैमेज कोज बाय क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन विच सिटी। कि ये लॉस एंड डैमेज, क्लाइमेट चेंज से संबंधित लॉस एंड डैमेज का जो कोज है, उसके लिए सबसे पहले कौन से कोप के अंदर बात हुई। तो अभी तक के कोप पढ़े उसमें कहीं पर भी ये चीज आपको देखने को नहीं मिली, पर जो कोप 19 है, कोप 19 जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? वर्सो में। वहां पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से लॉस एंड डैमेज कॉन्सेप्ट्स दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोप 19 वर्सो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच कोप लीड टू अडॉप्शन ऑफ ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ये बहुत लेटेस्ट है, ग्लासगो के अंदर जो कोप हुआ था उसी के अंदर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट होगा। कोप के अंदर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस शहर के नाम से वो कोप बता रहा है उसी शहर का आंसर होगा। तो ये ग्लासगो के अंदर कोप कौन सा हुआ था? आंसर होगा कोप 26। कोप 26 जो हुआ है उसके अंदर आया है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ये ग्लासगो, पहले बात तो कोप 26 कब हुआ है? कोप 26 ऐसे तो 2020 में हो जाना चाहिए था, पर कोविड की वजह से 2021 में हुआ। इसके अंदर भारत ने भी 5 बातें बताई है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भारत की वो 5 चीजें जो कि दुनिया के लिए प्रॉमिस था कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, वो कौन कौन सी थी, आप कमेंट जरूर करना, आपको याद हो जाएगी वो बात। कोप 26 इन 2021 ये बोलते हैं ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसका क्या उद्देश्य है? तो इन सभी का उद्देश्य एक ही है, एक्शन ऑन क्लाइमेट गोल्स। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। एट विच कोप वाज द मार्राकेश अकॉर्ड अडॉप्टेड। मार्राकेश अकॉर्ड अडॉप्टेड कौन से कोप के अंदर हुआ? कोप 6 में, कोप 7 में, 8 में या 9 में?
अब आपको पता है मैंने इम्पोर्टेंट भी बताए हैं कि भाई पहला इम्पोर्टेंट है, चौथा इम्पोर्टेंट है, 10वां इम्पोर्टेंट है, 8वां इम्पोर्टेंट है। क्या इसका मतलब कोप 8 उसका आंसर है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा कोप 7। कोप 8 क्यों इम्पोर्टेंट है वो तो आप कमेंट करोगे तभी पता पड़ेगा। कोप 7 के अंदर है माराकेश अकॉर्ड। इस माराकेश अकॉर्ड का उद्देश्य क्या था? तो जो कोटो प्रोटोकॉल है उसकी ऑपरेशनल डिटेल किस तरह से काम करेगा उसको आउटलाइन किया था किसने? इस अकॉर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच कोप इंट्रोड्यूस्ड द कोटो मैकेनिज्म फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन एमिशन ट्रेडिंग? अब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इन एमिशन ट्रेडिंग, विच कोप इंट्रोड्यूस कोटो मैकेनिज्म। तो कोटो मैकेनिज्म मतलब कोटो के अंदर कुछ मैकेनिज्म दिया गया, कुछ प्रक्रिया दी गई ताकि एमिशन ट्रेडिंग को क्या किया जा सके? फ्लेक्सिबल किया जा सके। अब एमिशन ट्रेडिंग वगैरह क्या है उसकी बात करेंगे हम, उससे पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। आंसर आ गया हमारा कोटो प्रोटोकॉल का जो सीडीएम की बात करी थी, सीडीएम, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये 3-4 चीजें हैं जो कि कोटो प्रोटोकॉल के अंदर हुई थी, वो हुई थी कॉप 3 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉप 3, ये होगा कॉप 3। क्वेश्चन नंबर 13, उम्मीद है आपको सारे कोप से संबंधित क्वेश्चंस याद हो रहे होंगे और कोप की बहुत सारी अच्छी बातें आपको समझ में आ रही। क्वेश्चन है, विच कोप एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन। क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कौन से कोप में की गई? ऑप्शन है कॉप 12, कॉप 13, कॉप 14 और कॉप 15। अब मैंने जो इम्पोर्टेंट बताए हैं उसके अंदर से तो केवल कॉप 13 यहाँ आ रहा है, तो क्या कॉप 13 आंसर होगा? आंसर होगा कॉप 13, बिल्कुल। ये है बाली एम्फसाइज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो एक तो बाली रोड मैप था और एक इसके साथ आ गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी सबसे पहले बाली एक्शन प्लान के अंदर ही बताया गया है ना। हालांकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी कोप 29 का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर जो सबसे पहले बात हुई थी वो हुई थी बाली एक्शन प्लान के अंदर। देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कोप सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF। ग्रीन क्लाइमेट फंड कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ? कोप 14, कोप 15, कोप 16 और कोप 17। अभी तक कोप 15 भी आ चुका है, 16 भी आ चुका है। तो इनमें से कौन सा आंसर हमारे पास होगा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड कहां पर हुआ? अब इस ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि अभी कोप 29 का भी ये हिस्सा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था 2010 में। अब 2010 में कौन सा कोप होगा? कोप 16 होगा। यहाँ पे आंसर आप देखोगे तो कोप 16 ही है, वो है कैनकन मैक्सिको के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए भी, सभी एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है ना वो आ सकता है आपके। तो कोप 16 जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2010 में, उसमें बताया था कि भाई कैनकन मैक्सिको के अंदर जो हुआ था उसमें बताया था कि भाई जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को क्या देगी? पैसा देगी। कितना पैसा देगी? तो $100 बिलियन देगी। $100 बिलियन किसके लिए देगी? तो उनके डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अटके हुए हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो उतना विकास नहीं कर पा रहे, तो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए उनको दो पैसा दो, $100 बिलियन।
हालांकि ये टारगेट कभी पूरा नहीं कर पाए, पर फिर भी उनको ये दिया गया था टारगेट, है ना। इसी को बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड की ही अभी जो कोप 29 है उसके अंदर बात हुई थी कि ये जो पैसा है ये सफिशिएंट नहीं है, हमको कितना पैसा चाहिए। तो इंडिया ने और चाइना ने बोला कि अब हमको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपने सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करके और हमको उसकी जगह पर नए सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए हमको 3 ट्रिलियन पैसा चाहिए एक साथ। समझ में आ गया? इसीलिए ये कोप 29 असफल हो गया। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन है हमारा, विच वाज द प्राइमरी गोल ऑफ कोप 20 इन लिमा। लिमा के अंदर जो कोप 20 हुआ है, अभी मैंने बताया ना कोप 20 भी इंपॉर्टेंट है, तो कोप 20 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोप 21 के पहले हो रहा है। कोप 21 क्या है? पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट की आउटलाइन या फ्रेमवर्क कहाँ बना होगा? कोप 20 में बना होगा, लीमा में जो हुआ है। तो यही है आंसर, ड्राफ्टिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। यही आंसर है, कोप 20 ड्राफ्टेड ए फ्रेमवर्क फॉर पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, वेयर वाज कोप 27 हेल्ड। अभी देखो कोप 24, 25, 26 ग्लासगो में 27 आ गया ना। कहाँ हुआ है? शर्मल शेख के अंदर हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इजिप्ट के अंदर शर्म एल शेख के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 2022 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17, विच कोप डिस्कस्ड फेजिंग डाउन कोल यूजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये वाला कोप इतना इंपॉर्टेंट है ना, पहली बार ये टर्म दी गई, कौन सी? कोल का इस्तेमाल, कोल शब्द यूज किया गया या फ्यूल शब्द यूज किया गया सबसे पहले, कि इनको फेजिंग आउट, फेजिंग आउट मतलब, फेजिंग डाउन मतलब इनको प्रचलन से बाहर किया जाए, कोल के, है ना, उत्पादन के लिए बंद किया जाए। तो कौन से कोप के अंदर सबसे पहले ये बात हुई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कोप 26 जो ग्लासगो के अंदर हुआ था 2021 के अंदर, उसके अंदर ये सबसे पहले बात की गई। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18, विच कोप अडॉप्टेड द वर्साउ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज की बात जो है वो कौन से के अंदर हुई? ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है हमारा, और क्वेश्चन का आंसर होगा कोप 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोप एम्फसाइज द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्लाइमेट एक्शन। नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन के अंदर वे देश या वे स्टेट्स जो कि जिनका कोई रोल नहीं था, उनके एम्फसाइज के लिए कौन सा कोप के अंदर बात की गई? तो इसका ऑप्शंस है कोप 21, 22, 23 और 24। तो नॉन स्टेट एक्शंस एक्टर्स की बात जब हम लोग करते हैं तो आंसर हो जाएगा कोप 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्लोबल स्टैक टेक प्रोसेस इनिशिएटेड एट कोप 26। ग्लोबल स्टैक टेक प्रोसेस जो इनिशिएट हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा देखने को मिलता है, उनके ऑप्शंस हैं, रिव्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोसेसेस, assess collective climate progress every 5 year, measure individual country contribution, analyze climate financing mechanism। तो इसका जो मेन की ऑब्जेक्टिव है दैट इज assess collective climate process every 5 year। ये क्या चीज है वो देख लो, कि जितने भी ग्लोबली स्टैक टैक्स हैं जो कि हमारे जो कि जिम्मेदार है किसके लिए? जिम्मेदार है एमिशन के लिए। उनको पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी उनका एमिशन है
उसकी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी हर साल, और हर 5वें साल में उसका आपको एक डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनको कुछ गोल्स भी दिए गए, उनको भी पूरा करना है, तो 5 साल के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू देना पड़ेगा। दैट इज ग्लोबल स्टैटिक का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कोप के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है। अगर इसके अंदर कोई कमी भी हो तो आप कमेंट करना, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे कर लेंगे, अगर इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई भी कमी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।